हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएल TG2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट 4 को करेंगे। पार्ट 4 76 से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 76 के आगे से होगा। Circuit breaker are usually rated based on which of the following faults। अब देखिए, जो सर्किट ब्रेकर बनाया जाता है इसमें किस बेस पर इसका रेटिंग डिसाइड किया जाता है। तो इसमें सिमेट्रिकल बेस पे, सिमेट्रिकल बेस मतलब होता है जैसे LLL यानी ट्रिपल L या ट्रिपल LG। तो जितने टर्मिनल को होंगे उन सभी को हम सिमेट्रिकल के बेस पर इसकी रेटिंग को डिसाइड किया जाता है। ये हो गया। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए, जैसे लाइन टू लाइन हो गया या लाइन टू ग्राउंड हो गया, ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है। हम सिमेट्रिकल के अंतर्गत हम इसको चेक करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ए 400 KVA 800/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग एज्यूमिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर। यह एक आइडियल ट्रांसफार्मर को माना जा रहा है। द मैक्सिमम परमिसिबल प्राइमरी करंट इज। हमें प्राइमरी करंट को हमें कैलकुलेशन करना है, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब इसके अंदर कोई लॉसेज नहीं होगा। तो इसके बेस पे अगर हम देखेंगे, ये अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर 400 KVA का है, ये अगर 400 KVA का है, 400 KVA मतलब 400 उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। और ये हमें प्राइमरी की, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो हमें प्राइमरी की करंट पूछ रहा है, तो हम प्राइमरी से हम भाग देंगे। प्राइमरी टोटल पावर डिवाइड बाई प्राइमरी की वोल्टेज। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 8000 वोल्ट। अब ये तीनों जीरो कट दिया गया, ये तीनों कट गया और 8 पंजे 40 और जीरो लग गया, यानी कि ये 50 एम्पियर, प्राइमरी में 50 एम्पियर की करंट होगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में 1 किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर मतलब वाट मल्टीप्लाई, ये कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाई टाइम, इसको हम आवर में लिखेंगे P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन सर्किट 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ऑफ पावर सप्लाइड फॉर। तो इसमें जो है 1 किलोवाट का अगर लोड है तो कितने टाइम के लिए जैसे हम इसको रन कराएंगे तो ये इसमें हमें 1 किलोवाट आवर की पावर मिलेगी। अगर लोड की वैल्यू कितना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलो वाट। अब इसमें टाइम कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। इसमें टाइम का मल्टीप्लाई 1 आवर, या 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 1 kWh हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 आवर। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन 1 पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पोल 60 हर्ट 3 फेज प्रेरणी मोटर की तुल्यकाली गति कितनी होगी? इसका सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS इक्वल टू होता है 120 F/P। 120 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कितनी है 60 हर्ट, P की वैल्यू कितनी है 6 पोल, तो 6 दहम 60 और 12 दहम 120 के आगे एक जीरो और लगा दिया 1200 RPM। तो इसका जो RPM, इसकी जो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी 1200 RPM से होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, एक 500 KVA ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र में 2%
प्रतिघात रिएक्टेंस है, यानी कि अगर 500 केवीए पर डायमीटर है तो इसमें 2% प्रतिघात है। तो अगर 2000 केवीए का है तो इसमें रिएक्टेंस की वैल्यू कितना होगा। तो इनका हम रिएक्टेंस का इसमें दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये वैल्यू बढ़ रही केवीए की तो इसमें हम इसको हम ये कर सकते हैं 2000 डिवाइड बाई 500, इसको कट कर दीजिए 5, ये 4 गुना, यानी कि इसमें रिएक्टेंस की वैल्यू 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2% है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8% हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। एन अल्टरनेटर हैज 9 स्लॉट्स, एक अल्टरनेटर हैज 9 स्लॉट्स पर पोल, यानी पर पोल कितने हैं, एक पोल में 9 स्लॉट हैं, 9 स्लॉट्स पर पोल है, और कॉइल स्पान 8 स्लॉट पिच, 8 स्लॉट पिच, देन वैल्यू ऑफ द पिच फैक्टर, पिच फैक्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है। अब देखिए 9 स्लॉट यानी कि एक पोल, अगर कोई पोल है तो उसको पोल को हम 180 डिग्री, अगर फुल पिच होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। इसमें 180 डिग्री अगर हम मान चलते हैं 180 डिग्री, और कितने स्लॉट के बीच में है 9 स्लॉट के बीच में, इसको हम कट करेंगे तो 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री पर एक स्लॉट से एक स्लॉट के बीच का डिस्टेंस हो गया। और इसको शॉर्ट कितना किया गया, इसका स्पान, कॉइल का स्पान कितना रखा गया है 8 स्लॉट, 8 स्लॉट मतलब एक स्लॉट कम हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री का स्लॉट घट जा रहा है। अब ये कह सकते हैं यानी कि एक स्लॉट के बीच में कितना डिग्री बन रहा है 20 डिग्री। तो जब 20 डिग्री है तो इसका पिच फैक्टर का फार्मूला होता है कि पिच फैक्टर इक्वल टू होता है cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने के लिए cos अल्फा की वैल्यू कितना है 20 डिग्री डिवाइड बाई, इसको हम 2 कर देंगे, cos 10 डिग्री की वैल्यू अगर निकालेंगे तो नियरली कितना आएगा 0.985 के आसपास में आएगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। द पावर इनपुट टू ए 2 किलो वोल्ट 50 हर्ट 3 फेज मोटर रनिंग ऑन फुल लोड एट एन इफिशियंसी ऑफ 90%, इसकी इफिशियंसी 90% इज मेजर्ड बाय 2 वाट मीटर मेथड which indicates 300 kilowatt and 100 kilowatt and respectively the input power each, यानी कि देखिए इसकी इफिशियंसी 90% है। 90% मतलब ये है कि इसका जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट हम जितना देंगे उसका आउटपुट पर जो मिलेगा हमें, इनपुट का 90% हमें आउटपुट पर मिलता है, यानी कुछ इसमें लॉसेज हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई मोटर है, सपोज कर लीजिए ये मोटर है, ये मोटर में हम 3 वाट मीटर लगाए हैं, 3 वाट मीटर लगाए हैं। अब तीनों वाट मीटर कुछ इस तरीके हम दिखा सकते हैं, ये 1 वाट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा वाट मीटर ये RYB फेज में, और इसके लिए जो वोल्टेज की वैल्यू होगी इसमें जो है, हाँ इसमें मान लीजिए ये पोटेंशियल कॉइल हो गया, और इसमें भी पोटेंशियल कॉइल ये हो गया। अब इसको ले जा कर के इसमें लगा दिए, इसको इसमें लगा दिए जाए, और ये कुछ इस तरीके, ये W1 हो गया, ये मान लीजिए W1 हो गया, और ये जो है W2 हो गया, और R फेज, Y फेज एंड B फेज। अब यह इनपुट को ही पावर को मेजर कर रहा है, ये मोटर हो गई। ये अगर मोटर है तो मोटर की जो इनपुट पावर मेजर कर रहा है P इक्वल टू होगा W1 प्लस W2। तो हमें इनपुट पर पावर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू ये इनपुट पर पावर, इनपुट पावर होगी। इनपुट पावर देखिए कितना है 300 प्लस 100, देखिए 300
प्लस 100 जोड़ेंगे तो बराबर 400 किलो वाट आएगा, 400 किलो वाट। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा वाला सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैपेसिटेंस को की वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए फार्मूला होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपान D। या तो एरिया बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस को घटा दिया जाए, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम घटा सकते हैं या तो एरिया को बढ़ा दें। तो इसमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसमें जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा देते हैं, अब देखिए प्लेट्स के बीच की दूरी वृद्धि करने से घट जाएगी, क्षेत्रफल की कमी करने से भी घट जाएगा। अभिवाह में कमी करके, फ्लक्स की कमी करके, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के बढ़ा करके, इसलिए इसका सही ऑप्शन 2 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 में, इफ द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन ब्रशेज इन डीसी मोटर इज हाई देन, अगर देखिए इसमें जो कार्बन ब्रश होता है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखा जाता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? स्पार्किंग को लिमिट में करने के लिए, इसकी स्पार्किंग को लिमिट, स्पार्किंग कैन बी लिमिटेड, ताकि कम से कम स्पार्किंग हो, इसलिए इसका सही ऑप्शन 2 वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ईडी करंट लॉसेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई, अगर मान लीजिए ईडी करंट लॉसेज को अगर हमें रिड्यूस करना है किसी मैग्नेटिक सर्किट में, तो उसकी जो मैग्नेटिक पाथ होगा उसको हम लैमिनेटेड बनाएंगे या थिन लैमिनेशंस बनाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये तीसरा वाला सही होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन 3 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको लेमिनेटेड किया जाता है तो ये समझ जाइए कि इसमें ईडी करंट को रिड्यूस करने के पर्पज से इसको लेमिनेशन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। 86 में है, एक 220 वोल्ट शंट मोटर टेक्स ए टोटल करंट 20 एम्पियर, द शंट फील्ड रेजिस्टेंस 250 ओम वाइल आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.3 ओम, बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए बैक ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ठीक, आई ए आर ए। वोल्टेज की वैल्यू कितना है? टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट, माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 40 एम्पियर, 20 एम्पियर। लेकिन 20 एम्पियर पूरा नहीं होगा। 20 एम्पियर इसलिए नहीं होगा कि कुछ करंट की वैल्यू जो है इसमें फील्ड वाइंडिंग में जा रही है। फील्ड वाइंडिंग की करंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे? आई एफ इक्वल टू कितना है? 220 डिवाइड बाई 250 ओम है, इसको हम डिवाइड कर दिए। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए 22 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25 0.88। अब इसमें आई एफ फील्ड की करंट कितनी है? फील्ड की करंट आई एफ इक्वल टू है 0.88 एम्पियर, इतनी एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब 20 एम्पियर से अगर हम 0.88 एम्पियर घटा दे रहे हैं, 20 माइनस 0.88, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.12। अब ये आर्मेचर की करंट है 19.12, आर्मेचर की रेजिस्टेंस कितना है? 0.3 ओम। अब ये मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए तो आंसर फट से आ जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई 0.3, अब इसकी वैल्यू आ जा रही है 5.736 माइनस 220 माइनस 220 21 214.264, इसका जो आंसर आएगा 214.264, इसका सही ऑप्शन ये 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87,
87 में द करंट ड्रॉन बाई ए 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ 180 वोल्ट है, यानी कि यह कितना करंट लेगी। अब देखिए ये डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर की जो हम सोर्स पर हम यानी टर्मिनल पे जो वोल्टेज लगाए हैं 200 वोल्ट लगाए हैं 200, और बैक ईएमएफ कितना है, बैक ईएमएफ का डिफरेंस करते हैं 180 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना है 0.5 ओम। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.5, अगर हम जीरो लगा दें, ये जीरो इसको कट करेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 40 एम्पियर। इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88, क्वेश्चन नंबर 88। ए 600 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ड्रॉन 13.8 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई रेटेड लोड if efficiency is 65% and rated speed 1750 RPM then input power is। तो इसमें इनपुट पावर कितनी होगी, तो इसमें इनपुट पावर को कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इनपुट पावर कितना है, कैपेसिटर इतना करंट ले रहा है, तो देखिए P की वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू 600 वाट है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, ये 13.8 एम्पियर, I इक्वल टू 13.8 एम्पियर। इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी है 65% है, इफिशियंसी इतना परसेंट है। तो आरपीएम की वैल्यू है ये 1750, इनपुट पावर इज, तो इसमें पूछ रहा है इनपुट पावर कितनी लेगी। अब देखिए इनपुट पावर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, अगर देखिए कोई आउटपुट यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पर, ये आउटपुट पावर ही होता है। अगर मान लीजिए कोई मोटर है उस पर जो रेटिंग लिखी जाती है वो आउटपुट पर कितना मिल रहा है वही आउटपुट पर ही पावर होती है। अगर ये आउटपुट पावर है तो इसमें 600 वाट है, आउटपुट पावर हमें कितना मिला है 600 वाट, इसकी इफिशियंसी कितनी है 65%। 65% को हम फ्रैक्शनल में अगर लिखेंगे 0.65 भी हम लिख सकते हैं, जिसको डिवाइड करेंगे सीधे आंसर आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 0.65, इसकी वैल्यू आ जाएगी 923 वाट, 923.07 यानी कि 923.1 वाट। तो इसका सही ऑप्शन चौथा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, दिए गए चित्र में VAB की वैल्यू क्या होगी। VAB कहाँ पर है, ये कहीं पर है, ये बीच में है। अब इसमें हमें इसके क्रॉस में अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें तो क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक के पूरा एक लूप बन रहा है, तो हमें यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में यानी कि टर्मिनल B एंड C के निकालने के लिए अगर हम यहाँ से चलें और यहाँ तक के अगर हम वोल्टेज मिल जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच या नोड के बीच अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो वही वोल्टेज की वैल्यू होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम वोल्टेज डिवीजन के रूल से निकाल सकते हैं या करंट निकाल करके कर सकते हैं, किसी मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले करंट ही निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो देखिए I इक्वल टू होगा V/R। V की वैल्यू कितना है 24 वोल्ट टोटल हम सोर्स दिए हैं, और R की वैल्यू सभी हम जोड़ देते हैं 3 1 4 2 6, 6 किलो वोल्ट है, किलो ओम है, 6 किलो ओम है, 6 चौका 24 यानी कि 4 मिली एम्पियर। यहाँ किलो अगर ऊपर जाएगा तो मिली में हो जाएगा, 4 मिली एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर 4 मिली एम्पियर जा रहा है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वोल्टेज निकल जाएगा V इक्वल टू I मल्टीप्लाई R कर दीजिए। R की वैल्यू कितना है 4 किलो ओम, और करंट की वैल्यू 4 ही है, 4 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई 4 किलो ओम। अब किलो और मिली दोनों कट जाएंगे
और ये 4 चौक 16, तो V की वैल्यू कितना है 16 वोल्ट, V इक्वल टू 16 वोल्ट हो गया। इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस माने चमकीलापन, चमकीले की जो ब्राइटनेस होती है इसकी यूनिट होती है लैम्बर्ट। इसका सही ऑप्शन चौथा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद ही कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 91। जब धारा 2 सेकंड में -3 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाए और स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, तो प्रतिघाती वोल्टता का मान कितना होगा। प्रतिघाती रिएक्टिव वोल्टेज के निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है V इक्वल टू LDI/dt। अब I की वैल्यू कितनी है -3, D मतलब डिफरेंस निकालना होगा। L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू हम पहले रख लेते हैं 2 हेनरी मल्टीप्लाई I की वैल्यू -3, इसको डिफरेंस निकालना है -3 कर देना होगा, डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, तो हमें वोल्टेज निकालना है। अब ये 2 कट गया, -3, V इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा, V इक्वल टू 6 वोल्ट आएगा आंसर। अब ये देखिए माइनस माइनस है, माइनस माइनस से ये माइनस में ही आंसर है। इसका मतलब कि ये देखिए एसी सर्किट में क्या होता है कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव को हम नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें जो वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट आएगा, निगेटिव नहीं प्लस में लिखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। Which of the following is not the constant losses of DC जनरेटर। DC जनरेटर में कौन सा कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में निगेटिव दिया है, निगेटिव पूछ रहा है, तो कॉपर लॉस इसका जो सही ऑप्शन है ये कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत नहीं आता है, ये वेरिएबल लॉस के अंतर्गत माना जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 40 किलोवाट। द रोटर EMF ऑब्जर्व्ड टू मेक 200 कंप्लीट साइकिल पर मिनट। स्लिप, यहाँ पे हमें स्लिप निकालना है, ये स्लिप निकालना है। स्लिप का फार्मूला क्या होता है, स्लिप का फार्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है, देखिए FR इक्वल टू होता है SF। अगर हमें रोटर की फ्रिक्वेंसी मिल जाए, देखिए यहाँ पर रोटर के EMF, यहाँ देखिए रोटर का EMF ऑब्जर्व किया जा रहा है इतना साइकिल पर मिनट, तो यही फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या है कि ये RPM कितना आ रहा है, इतना साइकिल पर सेकंड, 200 साइकिल पर मिनट है, इसको हम पर सेकंड कर देते हैं, डिवाइड बाई 60 कर देंगे, ये कट गया, 20 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, 20 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 3.33। इसका जो फ्रिक्वेंसी है 3.33। अब स्लिप के लिए निकालने के लिए अगर हमें रोटर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, रोटर फ्रिक्वेंसी हमें मिल गया 3.33 हर्ट है, तो यहाँ पर 3.33 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 50 हर्ट है, और ये स्लिप हम ऐसे लिख देते हैं और डिवाइड बाई 50 कर देते हैं, डिवाइड बाई 50, तो आ रहा है कितना, और मल्टीप्लाई 100 भी कर देना है। तो जैसे हम परसेंट में निकाल लेंगे, तो इसका फ्रैक्शनल में अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0666 आ रहा है, ठीक। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये हो गया, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 100 तो आ जाएगा 6.67, इसका सही ऑप्शन 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94।
क्वेश्चन नंबर 94, द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू होता है पावर, P पावर इक्वल टू होता है जूल पर सेकंड होगा, या ये कह सकते हैं वर्क, कार्य बराबर W इक्वल टू V अपान Q होता है। W इक्वल टू V इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू होता है W अपान Q। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि जूल पर कूलम ये आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें पावर की वैल्यू को हमें दिखाना है। अब पावर की P इक्वल टू होता है वी आई, पावर इक्वल टू वी आई। और अगर मान लीजिए कार की यूनिट अगर देखेंगे तो सॉरी अगर हम कार की यूनिट देखेंगे W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी जूल, इसकी वैल्यू जूल हो गया, जूल पर सेकंड। अब आई स्क्वायर आर क्या है? पावर ही है, तो इसमें W डिवाइड बाई इसको हम T, ये वर्क हो गया, वर्क डिवाइड बाई ये आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर क्या है? यह पावर है, यह वर्क है, WOR के ये वर्क है, वर्क अपान टाइम हो गया। तो जूल इसका वर्क की यूनिट होती है जूल, और पर सेकंड कर देंगे तो यह पावर की वैल्यू हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन 4 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में इफ द फोर्स ऑन ए 242 mm लॉन्ग कंडक्टर इज 0.75 न्यूटन एंड द करंट इज 640 मिली एम्पियर, 640 मिली एम्पियर, देन द फ्लक्स डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली। देखिए ये अगर कंडक्टर के लिए बात किया जा रहा है तो इसमें हम कह सकते हैं किसी मोटर के लिए जो रूल होता है F इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री मान कर चलेंगे, या इसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं। तो इसमें हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू 0.75 इक्वल टू करंट की वैल्यू कितना है 640 मिली एम्पियर, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.64 एम्पियर कर देंगे। और बी की वैल्यू हमें पता लगाना है, ऐसे तो बी की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। और कंडक्टर की लंबाई कितनी है, कंडक्टर की लाइन mm है, इसको mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 0.242 हो जाएगा इंटू बी। अब इसको क्या करेंगे 0.75 डिवाइड बाई 0.64 मल्टीप्लाई 0.242, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4.84 टेस्ला आएगा ये, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिस्टम विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट। अगर 60 हर्ट है तो इसका पीरियोडिक टाइम कितना होगा? पीरियोडिक टाइम T इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला T इक्वल टू होता है 1/f। f की वैल्यू कितनी है 60 हर्ट, 1 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 0.0166 ये हो गया। अब इसको हमें अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमें क्या करना है कि मिली सेकंड करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 16.6 या 6 से 7 कर सकते हैं, या 16.7, इसकी वैल्यू लगभग 17 मिली सेकंड के आसपास में, ये मिली सेकंड हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन ये तीसरा वाला होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। एक 4 पोल 250 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट संधारित्र प्रत्यावर्तक प्रेरणी मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, 1760 आरपीएम पर चलने पर 5.3
एम्पियर की पूर्ण भार धारा लेता है यदि मोटर की पूर्ण भार दक्षता 64%, तो मोटर की स्लिप क्या होगी। तो इसमें मोटर की स्लिप पूछ रहा है। मोटर की स्लिप निकालने के लिए हम सबसे पहले स्लिप का फार्मूला देख लेते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। NS इक्वल टू होता है 120 F/P। और 120 F की वैल्यू कितना है 60/P की वैल्यू कितनी है 4। इसकी वैल्यू हो गया 1800 RPM। इसकी वैल्यू 1800 RPM की हो गया। हाँ, 1800 RPM। तो इसकी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड 1800 RPM है और यह फुल लोड पर ये इतनी स्पीड से चलेगी। कितना 1760। इसका तो हम फार्मूला लिख देते हैं स्लिप का। तो 1700 1800 1800 माइनस 1760 डिवाइड बाई 1800। तो इसको हम और मॉडिफाई करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 1800। तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ परसेंटेज नहीं आंसर आ रहा है, तो इसमें आ रहा है फ्रैक्शनल में, तो इसलिए 40/18 कर दीजिए तो इसकी आंसर आ जाएगी 0.0222। इसकी आंसर आ रहा है 0.0222 आ रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। अगर परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में यहाँ पे देखिए, अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा होता तब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें तीसरा वाला सही ऑप्शन हो जाता। तो इसलिए फ्रैक्शनल दिया है आंसर, तो इसलिए हम फ्रैक्शनल को इसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट दैट अकर इन पावर सिस्टम। जैसे पावर सिस्टम होता है, तो पावर सिस्टम जिसे जो ट्रांसमिट की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सप्लाई, तो इसमें अक्सर कर जो फॉल्ट क्रिएट होता है कौन सा होता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, या अधिकांश मात्रा में जो होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड, यानी कि सिंगल लाइन जो है ग्राउंड से टच हो जाना या अर्थड हो जाना कोई एक फेज, तो ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, द अपोजिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस, या क्या यह कह सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस की जैसा होता है यह, इसलिए इसको हम मैग्नेटिक सर्किट में यह एक रिलक्टेंस या मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, in an induction motor a block rotor test is used to find। अगर कोई इंडक्शन मोटर है उसमें हम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट अगर हम चेक करते हैं तो उसमें किस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें जो है वेरिएबल लॉसेज यानी कि कॉपर लॉस को हम कैलकुलेशन करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला होगा। तो बस इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।